अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके चैनल के सुनने वाले सब खैरियत और आफियत से होंगे। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको अपनी एक कहानी शेयर की थी, घर के पीछे वाली खौफनाक गली, और आपने इससे बहुत उम्दा अंदाज में बयान किया था। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं इसी खौफनाक गली की कुछ और कहानियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 15 साल पहले की, जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। मैं उसकी जुबानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो कुछ यूं बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जिनकी ड्यूटीज दोनों तरफ के गेट्स पर होती हैं, एक फ्रंट गेट और एक सोसाइटी के बैक साइड के गेट पर। तो एक दफ़ा मैं लेट नाइट सोसाइटी में आता हूँ, तो फ्रंट गेट बंद होता है और सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम जमील था, मैं इसे देखता हूँ कि गेट से तकरीबन वो 10 कदम के फासले पर अपने कैबिन में दाखिल हो रहा है। तो मैं इसे आवाज़ देता हूँ, जमील भाई, जमील भाई, गेट खोलें, मुझसे सामान ले लें, मैं आगे से आता हूँ। क्योंकि मैं बाइक पर था और मेरे पास कुछ सामान था जिसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल था। अब सिक्योरिटी गार्ड मेरी आवाज़ सुन रहा और अंदर कैबिन में चला जाता, और कैबिन के शीशे कुछ इस तरह के थे कि अंदर से बाहर का दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखता था। अब देर रात का वक्त था, 11:30 का। इतना ट्रैफिक भी नहीं था कि इसे आवाज ना जाती। खैर, मैं 2 से 3 मिनट रुका और गेट ना खुला, तो मैंने हॉर्न दिया थोड़ा लंबा। तो मैं क्या देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड 50 मीटर आगे एक घर से भागता आ रहा है। तो मैं रुक जाता हूँ। जब वो करीब पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो जमील भाई है, जो अभी मेरे सामने केबिन में गया था। ये वहां से कैसे आ सकता है फिर? खैर, वो जल्दी से आकर कैबिन में जाकर गेट खोलते हैं और मैं बाइक लेकर इसके ऑफिस के बाहर रुकता हूँ। वो फौरन बाहर आता है और मुझसे माजत करने लगते हैं कि आगे घर वालों की कॉल आई थी चाय के लिए। मैं वो लेने गया था और मैं इसे हैरत से देख रहा हूँ। तो वो पूछते हैं, भाई क्या हुआ? तो मैं इसे कहता हूँ, अंदर कौन है कैबिन में? तो वो कहते हैं कि कोई भी नहीं। मैंने कहा, मोहसिन यानी दूसरा गार्ड कहाँ है? तो इसने कहा कि बैक साइड के गेट पर है। लेकिन क्या हुआ? जमील ने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि अंदर चेक करो, कोई गया है तुम्हारे आने से पहले। वो कहता है, कैबिन आपके सामने है, अंदर कोई नहीं है। मैंने भी देखा, अंदर कोई नहीं था। और कैबिन इतना छोटा होता है कि इसमें सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं और छुपने की जगह नहीं है इसमें, और ना ही कोई दूसरा रास्ता कि बंदा आगे से जाकर पीछे से निकल जाए। तो खैर, जमील ने मुझे कहा, आपका वहम होगा, और मैं भी ये समझा कि शायद वही होगा, और दिल को झूठी तसल्ली देकर सामान जमील को देकर चला गया। अपना काम करके वापस आकर घर चला गया। अब इसके कुछ दिन बाद मैं बैक साइड की तरफ अपनी सोसाइटी के कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक मोहसिन, सिक्योरिटी गार्ड, भागता हुआ आता है और हमारे पास आकर छुपता है कार के पीछे। तो हम भी सब दोस्त एकदम उठकर छुप जाते हैं कि पता नहीं कोई डाकू आ गया है। तो हम पूछते हैं, मोहसिन क्या हुआ है? तो हमें हाथ से खामोश होने का इशारा करता है और इशारे में कहता है, वहां देखो। अब हम सब छुप कर जो बैक साइड का रोड था इसे देखते हैं। तो वहां एक शख्स, जिसकी हाइट 6 फीट होगी, वो सफेद कमीज और जैसे लोग विलेज एरिया में धोती या लुंगी पहनते हैं वैसे ड्रेसिंग में, जमीन से तकरीबन 3 फीट हवा में सीधा चलता हुआ जा रहा है। हम इसे देखते हैं। वो हमारी सोसाइटी के गेट के सामने रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए और फिर चला जाता है। वो एक ओल्ड एज का आदमी था। इसकी इंसान जैसी शक्ल थी, लेकिन इतनी दूर से उसके वाइट हेयर्स, वाइट ड्रेस और वाइट बड़ी बड़ी आंखें साफ नजर आ रही थी। यहाँ बताता चलूं, हमारे इस बैक साइड के रोड पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। इसके जाने के बाद, हमारा गेट क्रॉस करने के बाद, हम लोग गेट की तरफ सब जाते हैं और इसे देखते हैं। वो हमें सीधा आगे जाता दिखाई देता है और 100 मीटर बाद एक सुनसान गली आती है, वहां जाकर गायब हो जाता है। इसकी ड्रेसिंग इतनी सफेद थी कि हमें अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। इसके जाने के बाद हम सब मोहसिन, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि ये क्या था। तो वो कुछ नहीं बोलता और नॉर्मल मौसम में भी इसका पसीना बह रहा था। तो हमने फौरन इसे चेयर पर बिठाया और फ्रंट गेट के गार्ड को वायरलेस करके बुलाया कि जमील जल्दी यहाँ आओ, मोहसिन को कुछ हो गया। तो फौरन बाइक पर यहाँ आ जाता है और फिर हम इसे सब बताते हैं। तो कुछ देर मोहसिन को पानी वगैरह पिलाने के बाद वो बेहतर फील करने लगता।
और वो बताता है कि वो इस मखलूक को काफ़ी देर से देख रहा था जब ये इस रोड पर आ रही थी हमारी सोसाइटी की तरफ, और करीब आने पर जब इसने इसे हवा में देखा और इसकी आंखें देखी तो वो डर गया। इसके बाद मुझे जमील, जो फ्रंट गेट का गार्ड था, इसने बोला, आप उस दिन आए थे, आपने देखा था कोई कैबिन में गया मेरे जैसा, जबकि वहां कोई नहीं था। तो भाई, यहाँ ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। खैर, हम कुछ देर बैठे और सब दोस्त अपने घर चले गए। इसके कुछ दिन बाद ईद उल अजहा गुजरी और हम सब दोस्तों ने बारबेक्यू का सीन बनाया। अब ये पार्टी जिस दोस्त के छत पर की थी, वो घर इस रोड पर था जिस पर हमने ये मखलूक देखी थी। तो अब होता यूं है कि पार्टी हमने वीकेंड नाइट प्लान की थी कि देर रात तक सब बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हमने पार्टी शुरू की और म्यूजिक वगैरह ऑन था। सब एंजॉय कर रहे थे कि रात के तकरीबन 2 बजे एक दोस्त हम सबको कहता है कि यार, सामने जो वॉल है इस पर कोई लेडी बैठी है मुंह नीचे करके। तो हम सब देखते हैं इसे। वो लेडी सेवरेज का जो नाला होता है उसकी वॉल पर बैठी होती है, जो कि इस घर और इसके साथ ये रोड और फिर नाला, मतलब नाला और घर के बीच में 30 फीट चौड़ा रोड है। हम लोग म्यूजिक स्लो करते हैं और इस लेडी को आवाज देते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं। वो लेडी भी वाइट ड्रेस में थी और इसने अपने हाथ अपने चेहरे पर किए हुए थे और मतलब इस वॉल पर बैठकर अपने बैग को लीन करके फ्रंट पर बैठी थी। तो हम सब ने नोट किया कि वो रो रही है। अब हम सब फ्रेंड ने सोचा कि नीचे जाकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, रात के 2 बजे इस तरह बैठी है। अब जब हम सब नीचे जाते हैं तो मेरे दोस्त के वालिद जाग रहे होते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि बच्चों, पार्टी खत्म हो गई। तो हम इन्हें उस लेडी का बताते हैं और अंकल भी हमारे साथ बाहर आ जाते हैं। हम सब इसकी तरफ जाते हैं और वो करीब जाकर पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आपका घर कहाँ है, कोई परेशानी है तो बताएं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रो रही होती है। काफी देर पूछने के बाद जब वो कुछ नहीं बोलती तो दोस्त के वालिद कहते हैं, छोड़ो इसे और सब अंदर चलो। खैर, हम सब अंदर आ जाते हैं और अंकल पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करने वाले होते हैं कि एक दोस्त कहता है कि वो तो चली गई, अब वहां कोई नहीं है। तो अंकल कहते हैं, जाओ आप सब एंजॉय करो, कोई बेचारी होगी लेकिन अब चली गई है। और हम सब इसे नजरअंदाज करके वापस ऊपर जाते हैं। खैर, पार्टी दोबारा शुरू होती है और फिर कुछ ही देर में डिनर शुरू होता है। अब बारबेक्यू में चिकन भी थी, तो कुछ दोस्त उसकी हड्डी एक तरफ रखने की बजाय बाहर फेंक रहे थे, जिस पर दोस्त ने, जिसका घर था, इसने मना किया कि नहीं फेंको ऐसे। खैर, डिनर के बाद सब सामान समेट कर कुछ दोस्त मौसीकी चलाने लगते हैं। इस जमाने में मोबाइल अक्सर केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ होता था साउंड सिस्टम के साथ, और यह साउंड सिस्टम उस छत की दीवार पर रखा था जहां से हमने उस औरत को बैठे देखा था। अब होता यूं है कि 2 लड़के नीचे जमीन पर बैठे गाने लगा रहे होते हैं, जबकि एक लड़का खड़ा उनकी मदद कर रहा होता है कि अचानक इनकी नजर पीछे रोड पर पड़ती है और इनके मुंह से निकलता है, ओह शिट, और ये क्या कर ये एकदम गिर जाता है। और बाकी हम सब दोस्त भी एकदम सरपटा जाते हैं कि जो बैठे हुए 2 लड़के थे वो अचानक नीचे रोड पर देखते हैं और वो भी फौरन सरपटा जाते हैं कि एकदम चुप हो जाते हैं। खैर, ये देखकर हम बाकी के लड़के भी इस तरफ जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि वो औरत जो सामने नाले पर बैठी रो रही थी, वो नीचे हवा में जमीन से 3 फीट ऊपर वही हड्डी उठाकर खा रही है जो हमने चिकन की फेंकी थी। आप यकीन करें, ये मंजर देखकर हम सब दहल गए कि ये क्या है। और इस औरत का भी वही हुलिया था जो उस आदमी का था जो हवा में चलता जा रहा था कुछ दिन पहले। हम एक लड़का जिसका दिमाग काम कर गया, इसने फौरन हम सबको पीछे हटने का कहा, बल्कि खुद पकड़ पकड़ कर पीछे हटाया। इतने में जो लड़का सबसे पहले देखकर गिरा था उसे भी होश आ गया। उस दौरान जिस लड़के का घर था वो नीचे कॉफी लेने गया हुआ था। जब वो वापस आया और हम सब के चेहरे के रंग उड़े देखे तो इसको बताया गया कि ये वाकया पेश आया। इसने कहा कि मैंने मना किया था कि हड्डी ना फेंको, अब भुगतो। खैर, हम सब बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे और कॉफी पीने लगे। अब म्यूजिक बंद हो चुका था और हम तकरीबन 15 या 16 लड़के थे
सब खामोश बैठे थे कि अचानक हमें कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी और फिर एकदम खामोशी छा गई। इस खामोशी का आलम यह था कि अगर पिन भी गिरती तो आवाज आती, लेकिन हमें इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला। वो औरत हमें हमारी छत के कोने पर दीवार पर नजर आई, जो हमें देखकर बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी। इसे देखकर हम सब चीखते चिल्लाते नीचे भागे। जिस लड़के का घर था, इसके घर वाले भी जाग गए और हमें इस तरह देखकर हमें पुरसुकून किया। लड़के के वालिद और बड़े भाई ऊपर छत पर देखने के लिए गए तो वहां कोई मौजूद नहीं था। वो कुछ देर बाद नीचे आए और हमें कहा कि आप लोग अपने घर जाएं, ऊपर कोई नहीं है, सब साफ है। हम सब दोस्त रोड पर आए और अपने घरों की तरफ जाने लगे। वो रात इतनी खौफनाक लग रही थी कि आप ना पूछें। कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाज रात को और भी खौफनाक बना रही थी। खैर, जैसे तैसे करके हम सब अपने घरों को पहुंच गए और दूसरे दिन उस दोस्त की हम कुछ करीबी दोस्तों को कॉल आई कि इसके घर पर हम लोग फौरन पहुंचे। ये दोपहर का वक्त था। जब हम इसके घर पहुंचे तो वो दोस्त बहुत डरा हुआ था और हमें छत पर चलने का कहा। हम जब इसकी छत पर गए तो ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि वहां जगह जगह खून पड़ा हुआ था और परिंदों के पर बिखरे हुए थे। ये देखकर हम सब हैरान और परेशान हो गए। तो वो दोस्त कहने लगा कि रात हम सब के जाने के बाद छत से खौफनाक आवाजें आती रहीं, जिसकी वजह से सब घर वाले बेहद परेशान हुए। और जब सुबह के वक्त ऊपर जाकर देखा तो ये सब कुछ उन लोगों ने अपने छत पर पाया। इसके बाद इसके वालिद किसी दोस्त के हवाले से एक आमिल के पास गए और हमारे होते हुए अंकल और वो आमिल साहब वहां गए। आमिल साहब ने छत का जायजा लेने के बाद चौक से गोल दायरा बनाया और उसमें बैठकर कुछ पढ़ाई करने लगे। कुछ ही देर में वहां वही मखलूक मौजूद हुई जिसकी उंगली वो पकड़े हुए थे और इससे सवालात शुरू कर दिए कि वो कौन है और क्या चाहती है। उसकी मौजूदगी से उसकी ताकत का हमें सबसे ज्यादा एहसास हो रहा था। उसकी चीखें हम सुन रहे थे, उसकी वो हंसी हम सुन रहे थे। वो हमें देखकर कह रही थी कि उन लोगों ने मुझे खाना खाते हुए तंग किया, वो हमें नहीं छोड़ेगी। आमिल ने इस मखलूक को हमें माफ करने का कहा, जिस पर इसने कहा कि वो इस जगह बहुत सालों से है, जब भी एक बंजर जमीन थी और हमने कल रात इसका सुकून बर्बाद किया शोर और म्यूजिक चलाकर। इसके खाने के टाइम हमने इसे तंग किया। आमिल ने इसे काफी बहस की और इसे दो ऑप्शन दिए, या तो वो हमें माफ कर दे वरना वो इसे जला देगा। काफी देर के बाद इस मखलूक ने हमें माफ करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि इसे अगले 3 जुमरात को इस छत पर मगरिब के बाद 3 किलो कच्चा गोश्त रखना होगा। आमिल ने इसे यकीन दिलाया कि इसकी ये शर्त पूरी की जाएगी और फिर इस लड़के के घर वालों ने 3 जुमरात तक ये कच्चा गोश्त छत पर रखने का सिलसिला जारी रखा और इस दौरान या उसके बाद अब तक इस घर में कोई सरगर्मी महसूस नहीं हुई। ये कहा जाता है कि ये इलाका कराची शहर का एक पुराना इलाका है और यहाँ पुराने वक्तों में कब्रिस्तान भी हुआ करता था। काफी मर्तबा यहाँ लोगों का गैर मरी मखलूक का सामना भी हुआ है। इस तरह एक और दोस्त मुझे बताते हैं कि मुहर्रम के दिनों में वो और इनके कुछ दोस्त लोग दलीम बना रहे थे कि अचानक देर रात के एक पहरी ने इस खामोशी में कुछ आहट महसूस होने लगी, जैसे कोई इनके आसपास मौजूद है। अब देर रात के वक्त वहां उन कुछ लड़कों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था कि इन्हें एक बिल्ली नजर आई जो कि आम बिल्ली से या जो फैंसी बिल्लियां होती हैं इनसे भी बड़ी थी। ये लड़के इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान वो बिल्ली जो दलिया पकाया जा रहा था उसी की देख से लग जाती है और जोर से चीख कर किसी तरह वहां से भाग जाती है। ये लड़के अपनी मस्ती में मगन थे कि अचानक एक शख्स उस जिन्नाती गली से उनके पास आता है, जिसका हुलिया बहुत गंदा होता है। इनके मुताबिक वो देखने में कचरा चुनने वाला या नशा करने वाला लगता था, लेकिन इसका कद लंबा था। वो शख्स उनके पास आकर कहता कि उन लोगों ने उसके बच्चों को पकड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इसकी कमर उस देख पर लगने से जल गई है। उन लड़कों ने इसे दीवाना समझकर इससे मजाक करना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद वो शख्स आगे जाकर
इनकी नज़र के सामने गायब हो गया, जिस पर ये सब हैरान हो गए। अब इसके बाद उन लोगों पर पत्थर पड़ने लगे और कुछ ही देर में ये लोग डर के मारे वहां से भाग गए। और सुबह जब दलिया को देखते हैं तो वो खराब हो चुकी होती है। इस जन्नाती गली का एक और वाकया कि एक फैमिली में दो भाइयों की शादी फिक्स होती है, लेकिन घर में बेडरूम्स की स्पेस कम होती है, तो वो पूरी फैमिली बैठकर प्लानिंग कर रही होती है कि बाहर सहन में आरसीसी छत डालकर यहाँ पर बेडरूम्स बनाते हैं। लेकिन उनके घर के बाहर एक बेरी का दरख्त होता है जो कि बहुत पुराना और घना दरख्त है, और इस दरख्त का आधा हिस्सा यानी उसकी शाखें इनके सहन में आ रही होती हैं। तो ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसे कटवा दिया जाए। अभी ये फैमिली उस डिस्कशन में मसरूफ होती है कि उनके घर की डोर बेल रिंग होती है। इनके घर का एक फर्द जब दरवाजे पर जाता है तो एक बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं कि मरियम बीबी को बुला दें, मुझे इनसे काम है। उस फर्द के पूछने पर कि वो कौन साहब है, तो बुजुर्ग कहते हैं कि वो उनको जानती हैं, आप इन्हें बुला दें। खैर वो फैमिली मेंबर अंदर आकर मरियम बीबी को कहता है कि उनसे मिलने कोई बुजुर्ग आए हैं जो कि बहुत नूरानी चेहरे वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि मरियम बीबी इन्हें जानती है। अब यहाँ आपको बताता चलूं कि मरियम बीबी इस फैमिली की बड़ी बुजुर्ग खातून है। जब वो दरवाजे पर जाती हैं तो वो इन्हें बहुत अदब के साथ सलाम पेश करती। मरियम बीबी के मुताबिक वो अपनी आंखें तक नहीं उठाती इनकी तरफ, और बहुत एहतराम से कहती हैं कि हम उस बेरी के दरख्त पर आपके उस घर में आने से बहुत साल पहले से रहते हैं, और हमने हमेशा आप लोगों की और आपके घर की हिफाजत की है। हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप लोग जो ये अभी दरख्त काटने की बात कर रहे हैं ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मरियम बीबी कहती हैं कि ये कहकर वो बुजुर्ग वापस मुड़कर कुछ कदम चलते हैं और गायब हो जाते हैं, और वो खामोशी से अंदर आकर बैठ गई। घर वालों के पूछने पर इन्होंने सबको ये बात बताई, और फिर सब ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस दरख्त को काटने का प्लान ड्रॉप कर दिया। और फिर उसी रात वो बुजुर्ग मरियम बीबी के ख्वाब में आते हैं और इन्हें शुक्रिया के तौर पर एक इतर की शीशी देते हैं और गायब हो जाते हैं। मरियम बीबी की आंख फौरन खुलती है तो वो अपने कमरे में उस खुशबू को महसूस करती हैं। दोस्तों, जिन्नात का वजूद बिल्कुल है और ये इस दुनिया में हमसे पहले हैं, और इनमें भी हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। आखिर में आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई और स्केरी स्टोरीज फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम वासे है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आपकी कहानियाँ बड़े शौक से सुनता हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे पड़ोसियों के घर आई हुई एक मेहमान लड़की का। मैं यहाँ उनका नाम जिक्र नहीं कर सकता। ये बात 2009 की गर्मियों की छुट्टियों की है। मैं और मेरी 2 बहनें और मेरी वालदा, हम लोग अपने घर में थे। मैं और मेरी बहनें टीवी देख रही थी। मेरी वालदा कोई किताब पढ़ रही थी और ये दिन के 11 बज रहे थे। अचानक हमारे घर हमारी पड़ोसियों की 3 लड़कियां भागती हुई आईं और चीखती हुई मेरी अम्मी को बुलाने आईं। मैं बताता चलूं कि इनके घर में उनकी वालदा, इनके 3 बेटे 3 बेटियां रहती थी। इस वक्त सब कहीं गए हुए थे और इनके घर में उनकी 3 बेटियां और वो मेहमान लड़की थी। खैर वो आई और अम्मी को बोली, जल्दी आए आंटी। मुझे भी तजस्सुस हुआ। मैं भी अम्मी के साथ चला गया। इस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। जब हम इनके घर गए और कमरे में दाखिल हुए जहां सब थे, तो मैंने वहां जो मंजर देखा, उस मेहमान के ऊपर हाजिरी हुई थी और उसने अपना गला पकड़ा हुआ था और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। 4 बंदे मिलकर उसका गला छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका हाथ उनसे हिल नहीं रहा था। मेरी वालदा ने मुझे बोला कि आयतुल कुर्सी और सूरह नास और बाकी कुछ कुरानी आयात पढ़ो। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो इसके हाथ ढीले होने शुरू हुए और वो फर्श पर उठ के बैठ गई। इस वक्त वो कोई बात नहीं कर रही थी।
बस सबको अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मेरी वालदा ने बात करने की कोशिश की और इन्होंने कि क्या खाया आज आपने, तो इसने बोला दाल खाई है। जिस पर इन लड़कियों ने बोला कि आज तो इसने गोभी की सब्जी खाई है। मेरी वालदा ने बोला जिस मखलूक की इस पर हाजिरी है अभी वो बात कर रही है। और मैंने इस वक्त सुर्ख रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और जब वो मेहमान लड़की मुझे देखती तो वो डर जाती। इस पर मुझे इन 3 लड़कियों में से एक ने बोला कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, इस जिन को सुर्ख रंग से डर लगता है। इसके बाद पानी वगैरह दम करके दिया मेरी वालदा ने और वो जिन आर्जी तौर पर चला गया। मेरी वालदा ने इन लड़कियों से पूछा ये क्या माजरा, जिस पर इन्होंने बताया कि इसका ताल्लुक पहाड़ी इलाके से है और जब ये छोटी थी तो इसने शाम के वक्त एक पहाड़ से फूल तोड़ा था। इसके बाद इसके साथ ये वाकयात शुरू हो गए थे। इसको एक आमिल के पास लेकर गए। इसने इसको देखने के बाद कहा कि जब ये फूल तोड़ रही थी तो इसने जिन के बच्चे को मार दिया था और वो इससे बदला लेने के लिए पीछे है। इसने इसको तावीज दिया और बोला कि इसको कभी मत उतारना। इससे ये ठीक हो गई थी। इस्लामाबाद आते हुए ये वो तावीज घर छोड़ आई और फिर से इसके साथ वो वाकयात होने लग गए। खैर, इसके बाद हम अपने घर आ गए और इनके भी घर वाले आ गए थे। उस दिन रात को फिर से इस पर हाजिरी हुई और उस बार मेरे वालिद साहब भी गए। तो मेरे वालिद साहब इस लड़की के सामने कुरान उठाकर तिलावत करने लग गए। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि जहाँ मेरे वालिद साहब गैप लेते वो जिन मुस्कुराता और खुद तिलावत जारी रखता और बहुत प्यारी तिलावत करता। इसके बाद वो जिन फिर से आर्जी तौर पर चला गया। इसके घर वालों ने इस मेहमान लड़की को गांव भेज दिया क्योंकि इसका तावीज़ वहां था। काफ़ी साल गुजर गए थे, मैं ये वाकया भूल भी गया था। फिर एक दिन अचानक से मुझे ये वाकया याद आया तो मैंने अपने पड़ोसी से इस लड़की के बारे में पूछा तो इसने मुझे बताया कि उसका इलाज हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम खिज़र है और मैं लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रहता हूँ। ये जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी दादी ने बताया था और मैं आपकी सारी कहानियाँ बहुत शौक से सुनता हूँ, तो सोचा आपके साथ ये लाजमी शेयर करूँ। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या। तो माजरा कुछ यूँ है कि हमारी गली के नुक्कड़ पर एक कब्रिस्तान है। रात का वक्त था। मेरी दादी का अलग कमरा था और जहाँ दादी सोती थी बिस्तर के बिल्कुल साथ खिड़की थी जिससे आप गली में देख सकते थे। मेरे ताया अबू लोग सब ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। तो हुआ कुछ यूं कि रात के 1 या 2 बजे का वक्त था। बारिश हो रही थी और लाइट चली गई। उन दिनों यूपीएस भी ठीक नहीं था। दादी सो रही थी, लाइट चली गई तो दादी ने खिड़की खोल दी और सोने के लिए दोबारा लेट गई। कुछ देर बाद दादी को कुछ महसूस हुआ और इनकी आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि खिड़की में एक लंबे कद की औरत खड़ी है और नीचे झुककर इनको खिड़की में से देख रही है। दादी बहुत डर गई। दादी के साथ मेरे छोटे ताया अबू भी सो रहे थे, लेकिन दादी ने उनको नहीं उठाया क्योंकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। दादी ने आयतुल कुर्सी जो इन्हें आता था वो पढ़ना शुरू कर दिया और आराम से खिड़की बिस्तर पर लेटे लेटे ही बंद कर दी। लेकिन इसके बावजूद दादी को खिड़की के बाहर यानी गली वाली तरफ से जोर से सांस लेने की आवाज आती रही, लेकिन दादी ने हिम्मत नहीं हारी और बस वो तमाम अल्लाह के कलमात पढ़ना शुरू कर दिए। जिससे हुआ कुछ यूं कि वो एक्टिविटी होना बंद हो गई और बस कुछ ही वक्त में लाइट भी आ गई। आज भी इस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था जो आज तक किसी से काटा नहीं गया और सबका मानना है कि वहां काली डायन का साया है और कई लोगों ने देखी भी है। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आप लाजमी शेयर करेंगे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। उम्मीद है आपकी ऑडियंस ठीक और खैरियत से होगी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, बस अपनी मुख्तसर सी कहानी बताना चाहती हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। मैं एक बहन, 2 बड़े भाई और 2 छोटे। मेरी उम्र 24 साल है
2 साल पहले 2022 में 9 दिसंबर को मैं रात को तहज्जुद पढ़कर हंसती मुस्कुराती सोई। अल्लाह जानता है मुझे ना डर हुआ पहले कभी, ना खौफ किसी चीज का, ना कोई बीमारी। सुबह को 10:30 बज रहे थे और अम्मी की आवाज से मैं उठी कि उठ जाओ, 10:30 हो गए। मैं जैसे ही उठी वापस मेरा जिस्म बिस्तर पर गिर गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था मेरे साथ क्या हुआ। मैंने यही समझा मैं नींद में हूं। दोबारा थोड़ी देर बाद उठी, फिर भी नहीं उठ पाई। तो मैंने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ और बाएं टांग को छुआ। कोई एहसास नहीं आया। मैं मफलूज हो चुकी थी। मैं रोने लगी। अम्मी अब्बू और भाई दिलासे देते रहे कि तुम एक साइड पर सोई हो, इस वजह से ये साइड सुन हो गई है। लेकिन मुझे पता था मैं मफलूज हूं। मुझे इस वक्त उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे। जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 हफ्ते बाद मैं डिस्चार्ज हुई। काफी बेहतर थी, लेकिन बेड रेस्ट पर। डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद मेरी बाएं तरफ में हरकत आने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो असल बात है मैं बताने जा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 साल मुकम्मल हुए हैं। मैं चलने लगी हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मेरे साथ होती हैं, कभी कभी मैं फिर से बीमार पड़ जाती हूँ। मेरा रंग इतना खुद ब खुद चमकने लगता है जैसे किसी ने कुछ लगाया हो या आपकी आंखों में चुभने लगे। मुझे अम्मी कहती हैं कि घर में मेकअप क्यों करती हो। मैं अपनी ही अम्मी के सामने कस्में खाती हूँ, अम्मी मैंने कुछ नहीं लगाया। इसके बाद मेरे बाबा ने दुआ करवाई तो इन्होंने कहा कि इसके ऊपर आसमानी वबा का असर है। हम जिस घर में रहते हैं हमारे कजन्स आते हैं, उनको दिखाई देते हैं जिन्नात। कभी नुकसान नहीं पहुंचाया इन्होंने, लेकिन हाँ अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। जब मेरी दादी आई वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। जैसे ही वो रात को सोती तो बाबा के रूप में खिड़की से उनको कोई दिखता। इनकी आंखों के सामने ही आगे जाके मेरे भाई की उम्र जितना हो जाता और फिर सिम सिम बॉल बन के चला जाता सीढ़ियों से। मालूम हुआ कि जिनका बादशाह रहता है हमारे ऊपर वाले पोर्शन में। इन्होंने मैं कभी कुछ नहीं कहा। मैं पबजी खेलती थी अपने दोस्तों के साथ ऊपर झूले पर बैठकर, और साहिब इल्म ने यही कहा कि ये उनका असर है। अब मुझे बुरे ख्वाब आते हैं, मेरा जिस्म जगड़ जाता है। और अदनान भाई मुझ पर इतना शदीद वजन था। अम्मी मेरी साइड पर सोई थी। मुझे लगा कि मैं अम्मी कहकर चिल्ला रही हूँ, लेकिन अम्मी सुन नहीं रही थी। सिर्फ एक चीख बाहर निकली। मैं पूरी चीख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई मुसलसल सामने खड़ा देखे जा रहा। और ये कल की बात है कि ये कोई ख्वाब नहीं था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मेरा चेहरा खुद ब खुद मुड़ता जा रहा था। मेरी मफलूजी अभी भी है। मेरी बाईं तरफ भारी रहती है। जब जब मैं नमाज पढ़ूं ऐसा लगता है मेरे साथ मुसल्ले पर कोई बैठ गया। मुसल्ले को सुकड़ते देखा है मैंने। बुरे ख्वाब रोज आते हैं। अदनान भाई मैं नहीं जानती मैंने अपनी कहानी कैसे बयान की है, लेकिन ये जो वजन होता है या फिर मेरी बीमारी, कभी कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर आपको बेहतर लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। और आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द आप सेहतयाब हो जाएं। ये मेरी दुआ है आपके लिए, और सब लोग भी इनके लिए दुआ करें कि मेरी बहन ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की, बहुत हमदर्दी है आपके साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।